जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में समझेंगे जो हमने जीएस का सिलेबस लास्ट वीडियो में समझा था, GS1 और GS2 का। हम इस वीडियो में GS3 और GS4 का सिलेबस समझेंगे। चूंकि ऐसा था कि जो वीडियो था वो बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने जो जीएस का सिलेबस था उसमें केवल GS1 और GS2 को बताया था। अब हम समझेंगे GS3 और GS3 का जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, हम उसको समझेंगे। तो हम थोड़ा एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, GS1 और GS2 के सिलेबस को। हम सब्जेक्ट को केवल देख लेते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुख्य रूप से। तो जब GS1 की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, और GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस आपको पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? आपको GS2 में पढ़ना है। उसी मतलब गवर्नेंस में कहें या फिर सोशल जस्टिस में कहें, ये सरकार की जो पॉलिसी है उससे निर्धारित होता है, या फिर सरकार की जो पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। हमने इसको जो GS2 सिलेबस है उसमें थोड़ा डीपली हमने उसको समझा था, क्योंकि ये तो हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं केवल। इसमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत उसके सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी यूनिट हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, वो हमने उसको देखा था। और आज हम देखेंगे GS3 का सिलेबस, ठीक है। तो GS3 का सिलेबस हमने पहले उस दिन तो बता दिया था भाई हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा GS4 में आपको पता है एथिक्स पढ़ना है, क्योंकि इस पेपर को हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, हालांकि इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होता है। इसके अंदर हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं इसी में, जैसे कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पढ़ते हैं, एथिक्स मतलब जो नीति शास्त्र, मॉरलिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मॉरल वैल्यू, मॉरल नॉर्म्स, ये सारे जो चीज़ें हैं हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं GS4 में। सो हम जो GS3 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने GS1 GS2 का सिलेबस बताया था, और पूरा जो मेंस का सिलेबस है और कितने पेपर होते हैं, उसका क्या पैटर्न है, वो हमने बताया था। आप लोग वो जाके देख लीजिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि ऐसा कोई नहीं है, मैंने GS1 और GS2 सिलेबस भी यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। हम GS3 का सिलेबस थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम GS2 का सिलेबस, ये देखो मैंने इसको समझाया था, आप लोग वीडियो में नहीं, आपको नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस तरीके से ढूंढ भी सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था GS1 का सिलेबस, ठीक है। इससे पहले कि थोड़ा मतलब जो GS1 में क्या, इसमें क्या क्या पूरे पेपर होते हैं मेन से, वो भी मैंने बताया था। प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, ठीक है। इसके अलावा पूरे जो प्रश्न पत्र जो 7 पेपर हैं जो मेन जिनके आधार पर होता है वो, और इसके अलावा 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, तो वो मैंने बताया था, ठीक है। इसमें जो 7 पेपर मेन होते हैं उसमें 4 पेपर जो होते हैं वो होते हैं किसके? GS के, और 2 पेपर होते हैं किसके? ऑप्शनल के, ठीक है। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के और 1 होता है ऐसे का। तो ये क्या है? इसके मेन पेपर हैं जिनके आधार पे आपकी जो रैंक डिसाइड होती है, आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ये GS1 का सिलेबस था, जिसमें हमने ये एग्रीकल्चर मतलब जो आर्ट एंड कल्चर वो देखा था, हिस्ट्री देखी थी, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा था, वर्ल्ड हिस्ट्री देखी थी, और जो जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो हमने देखा था। और GS2 में पता है हमने कॉन्स्टिट्यूशन की ऐतिहासिक विशेषताएं वगैरह, ठीक है, ऐतिहासिक विकास, सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने किसके अंदर? GS2 में। मतलब पूरी तरीके से जो GS2 का सिलेबस है जिसमें सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो गया, ठीक है, या फिर जो गवर्नेंस है, ठीक है, ये सारे सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन ये हम GS2 के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने ये भी सिलेबस उस वीडियो में देखा था। मैं एक काम करता हूँ, GS2 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो GS2 में जो पहली यूनिट है वो है कि भारतीय इतिहास, ऐतिहासिक आधार, ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक है, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, बुनियादी स्ट्रक्चर मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, ठीक है, उसका किस तरीके से विकास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा फीचर्स, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अमेंडमेंट इंपोर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय, चुनौतियों, स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ तथा वित्त हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, मतलब कि जो राज्यों के अंदर किस तरीके से जो वित्त हस्तांतरण होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, और शक्तियाँ किस तरीके से स्थानीय स्तर पर मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, ठीक है, राज्यों के अंदर के बीच में, मतलब इस प्रकार से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसमें फेडरलिज्म जो है, संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। विभिन्न घटकों की भी शक्तियों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि हमारा जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, और जुडिशरी, इसके बीच किस तरीके से संतुलन है और हम इसको किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया वो इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस सिलेबस को अच्छी तरीके से और डाउनलोड करने के लिए किसी भी कोचिंग की वेबसाइट से जाके या फिर जो UPSC की मेन वेबसाइट है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो अच्छी तरीके से, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य
अन्य देशों के साथ तुलना, मतलब कि जो भारत के संविधान जो प्रावधान है उनका अन्य देशों के प्रावधान से तुलना करना, मतलब कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, इनमें उत्पन्न होने वाले विषय, मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर पढ़ेंगे, उसकी संरचना क्या, उसके कार्य क्या, उसका कार्य संचालन क्या है, वो उसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग। ठीक है, इसके अलावा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इससे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं, जो राज्य विधायक का संसद है ये 5 मिनट 6 मिनट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, इसमें देखो हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो कार्यपालिका है केवल हम कार्यपालिका, यहाँ पर संघीय कार्यपालिका नहीं पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, राज्य कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका। न्यायपालिका संरचना और संगठन, कार्य, सरकार। ठीक है, सरकार के मंत्रालय, इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो भी पढ़ेंगे। प्रभावक समूह मतलब दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, औपचारिक और अनौपचारिक जो संघ है तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, मतलब जो औपचारिक को मतलब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो सरकार से संबंधित है, ठीक है, वो हम उनकी पढ़ेंगे। शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता आपको पढ़ा है कि जो हमारे जो जैसे मेंबर होते हैं, जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, जो चुन के जाते हैं, वो उनके बारे में, उनके चुनाव से रिलेटेड वो इस जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ही हम लोगों को आयोग घोषित भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई मेंबर कोई होता है, ठीक है, या उसको कोई सजा होती है, तो उसको यदि हमें उसको मतलब डिस्क्वालिफिकेशन करना है, तो वो इसके अंदर उसमें कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं। तो ये क्या एक कानून है, ठीक है, इसकी हम विशेषताएं पढ़ने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो निकाय है, उनके पदों में बैठने वाले व्यक्ति, जैसे कि मान लो यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष मतलब जो मुख्य आयुक्त हो गया, ठीक है, जो कमिश्नर है, या फिर जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, तो ये क्या है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। तो इन पर बैठने वाले जिनकी नियुक्ति जो व्यक्ति होती है वो उनको क्या कहा जाएगा, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। ठीक है, उनसे संबंधित शक्तियां, संवैधानिक निकायों की शक्तियां तथा कार्य और तथा उनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनकी कौन कौन सी फंक्शन है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे होते हैं निकाय जो केवल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनको संविधान उनका दर्जा नहीं है, लेकिन वो किसी कानून के द्वारा बने हुई है, या फिर सरकार की ऐसे ही मतलब सरकार ने कोई गाइडलाइंस निकाल ली है, या मंत्रिमंडल के आदेश से ही वो संगठन बने हुए हैं, वो निकाय बने हुए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे सांविधिक, ठीक है, विनियामक और विभिन्न अर्ध निकाय, ठीक है, जैसे कि रेगुलेटरी, वेरियस, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकलन कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विषय, मतलब हम सरकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, इंटरवेंशन है वो हम पढ़ेंगे, और वो किस तरीके से डेवलपमेंट विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप करती हैं, वो इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा जो ये क्या सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है, कल्याण इसको बोल सकते हैं, सोशल जस्टिस, ठीक है, वेलफेयर। इसके अलावा जो 11वीं यूनिट है वो क्या विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, मतलब इसमें हम देखो कुल मिला के जो एनजीओ है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एसएचजी है मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब स्वयं सहायता समूह है, वो भी पढ़ेंगे। और विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं और संस्थागत एवं अन्य पक्षों, मतलब ऐसी संस्थाएं, ऐसे संगठन जो लोगों के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो एसएचजी है मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह, आपको पता है गाँव में स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं और उनकी जो है किस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनकी क्या लोगों के भीतर, ठीक है, जो परोपकारी कार्य होते हैं, परोपकारी संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं, वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा 12 मिनट में पढ़ेंगे हम केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति, ठीक है, केंद्र राज्य द्वारा मतलब सरकारों द्वारा, ठीक है, जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, मतलब जो कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेलफेयर स्कीम फॉर द बाय द सेंटर स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी जनसंख्या के अति पिछड़े जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन योजनाओं के कार्य क्या है, निष्पादन क्या, मतलब वो किस तरीके से कार्य करती हैं, ठीक है, और उनके कार्य करने की क्या है, इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र और विधि संस्थान निकाय, मतलब और इनकी किस तरीके से इनकी मदद की जाती है, इनके लिए कौन कौन से गठित संगठन है, विधि है, कानून है और संस्थान है, बॉडीज हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से इनकी मदद की जाती है, इनके लिए कौन कौन से गठित संगठन है, विधि है, कानून है और संस्थान है, बॉडीज हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से
जो उनकी मदद करते हैं, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कौन कौन सी ऐसे जो सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम है जो लोग जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कार्य करती हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करती हैं। इसके अलावा तो ये भी क्या सोशल जस्टिस से संबंधित है, मतलब कल्याणकारी जो भी हम सामाजिक न्याय है उसके लिए बात करते हैं। इससे संबंधित 13वीं यूनिट क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा और मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनसे संबंधित कौन कौन से सामाजिक क्षेत्र हैं, मतलब सामाजिक जो जो सेक्टर हैं और सर्विसेज हैं वो कैसे इन जो एजुकेशनल और ह्यूमन रिसोर्सेस और हेल्थ से संबंधित जो ऐसे जो सेक्टर हैं, ठीक है, जो सर्विसेज हैं हम उनके विकास के बारे में पढ़ेंगे, उनका किस तरीके से प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उनका किस तरीके डेवलपमेंट हो रहा है, उनसे संबंधित विषय क्या है वो हम पढ़ेंगे, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सामाजिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सोशल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा गरीब और भूख से संबंधित विषय, मतलब इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब जो गरीबी और भूख संबंधित विषय, मतलब यहाँ पर गरीबियों से हम जो भी इशू है, ठीक है, या फिर इससे संबंधित जो करंट में कुछ ऐसी चीज़ें इशू होते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे गरीबी और भूख से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से कवर करना है और सरकार किस तरीके से लोगों के लिए कार्य करती है, योजना चलाती है, वो उसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम आप पढ़ते हैं गवर्नेंस के बारे में, शासन व्यवस्था, मतलब आपको पता है कि जो जैसे कि शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस है, ठीक है, उसको बारे में पढ़ेंगे, उनकी पारदर्शिता, उसकी जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर मतलब सिटीजन चार्टर है वो भी हम पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के गवर्नेंस है, गवर्नेंस कैसे है और हमें इस गवर्नेंस के थ्रू मतलब गुड गवर्नेंस होती है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की वो दिखाई जाए। इसके अलावा ई गवर्नेंस क्या होती है, इसके प्रयोग मॉडल, सफलताएं इसकी क्या है, सीमाएं, ठीक है, इसके अलावा और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, मतलब कुल मिला के गवर्नेंस का टॉपिक है। और हम गवर्नेंस के अंतर्गत जो भी मुख्य टॉपिक पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, मतलब हम की किस तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम किस तरीके से मतलब जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ये पूरी तरीके से गवर्नेंस से रिलेटेड है। और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, मतलब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, मतलब जो लोकतंत्र है उसमें किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उनकी भूमिका होती हैं, जो पब्लिक सर्विस है, सिविल सर्विसेज है, वो किस तरीके से भूमिका निभाती हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, तो वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को। इंटरनेशनल रिलेशन इसके क्या है, सबसे पहले भारत, इसकी 4 यूनिटें हैं। सबसे पहले है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, मतलब भारत के और इसके नेबरहुड हैं, ठीक है, इससे कैसे रिलेशन है, मान लो भारत पाकिस्तान हो गया, भारत भूटान हो गया, भारत बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, चाइना हो गया, तो इससे हमारे किस प्रकार संबंध हैं, ठीक है, पड़ोसियों के साथ, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, आपको पता है कि जो बायलैटरल या रीजनल या ग्लोबल ग्रुपिंग है, मतलब जैसे आपको पता है ग्लोबल जो संगठन है उसमें कौन कौन से आते हैं, आपको पता होगा, जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, इसमें विश्व के बड़े देश या जो बहुत सारे देश हैं उसमें शामिल होते हैं, वो हम उन ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, ठीक है, मतलब भारत ने उन संगठनों से या फिर भारत ने किसी देश से कौन कौन से ऐसे जो करार किए हुए हैं, ठीक है, या फिर जो मतलब एग्रीमेंट किए हुए हैं, या फिर और संगठनों के ऐसे एग्रीमेंट जिनसे भारत को प्रभाव हो सकता है, वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और द्विपक्षीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, मतलब क्षेत्रीय संगठन में मान लो आपको पता है ये सार्क हो गया, तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन हो गया, ठीक है, जिसमें कुछ देश शामिल हो गए या किसी एक क्षेत्र संबंध, जैसे कि आसियान हो गया, आपको पता है जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी जो कंट्री है वो से संबंधित है, तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्रीय संगठन हो गया। द्विपक्षीय संगठन या जो मतलब जो दो देश आपस में जो बात कर रहे हैं, जो उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो क्या द्विपक्षीय वार्ता है, ठीक है। और वैश्विक समूह आपको पता है कि जैसे कि G20 हो गया, ये क्या एक वैश्विक संगठन है, ठीक है। इसके अलावा मान लो जैसे जो पश्चिमी देशों का एक संगठन नाटो, तो ये क्या है, ये ग्लोबल ग्रुपिंग है जो ग्लोबल स्तर पर काम करते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक प्रभाव, प्रवासी भारतीय, यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा उसके बारे में बात करेंगे। और भारत के
हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी भारत के ऊपर किस तरीके से नीतियां हैं तथा राजनीतिक प्रभाव है। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव और प्रवासी भारतीय, मतलब यहाँ पे हम केवल जब जैसे कि मान लो जो इंडियन डायस्पोरा मतलब जो भारत के बाहर जो भारतीय लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से मतलब भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनकी वजह से जो अन्य देश हैं किस तरीके से भारत की नीतियां बनाते हैं, उन पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, और भारत के चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो उनकी नीतियाँ तथा राजनीतिक प्रभाव। और प्रवासी भारतीय हमने के अंतर्गत पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब भारत का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर इसको हित कहें, जो भारत का जो हित है उस पर उनका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है इन देशों की पॉलिसी पॉलिटिक्स का, और इंडियन डायस्पोरा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना आपको पता है, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब आपको पता है क्या है, जैसे कि यूएन हो गया, WHO हो गया, ये क्या है, ये बड़े बड़े संगठन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, इसलिए कहा गया है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। जो भी प्रमुख है उनके बारे में पढ़ना है, उनकी संस्थाएं, उनके मतलब कहाँ पे उनके मुख्यालय है, उनकी संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, और मंच और उनकी संरचना वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब उनकी संरचना किस प्रकार से। इसके अलावा अधिदेश, अब ये देखो मैंने यहाँ पे केवल GS2 का सिलेबस ही डिस्कस किया और वीडियो अपना 16 मिनट का हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत 20 यूनिट है। यदि हम 1 यूनिट पे ऊपर यदि हम थोड़ा 30 सेकंड ही बात करते हैं तब भी 10 मिनट तो वैसे ही हो जाएंगे आराम से। और कुछ मैं थोड़ा और भी बताता हूँ भाई कि हम किस तरीके से हमें टॉपिक को समझना है, क्या करना है। तो ये क्या है, अब देखो मैंने 20 मिनट को समझा है और 16 मिनट का वीडियो हो गया है। अब यदि मैं GS3 और GS4 का सिलेबस ही समझाता हूँ तो भी इसमें बहुत सारा मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं या फिर इस वीडियो को अलग अलग करके भी मैं डाल सकता हूं, जैसे मैंने GS2 का भी बताया तो मैं GS2 का डाल दूंगा, और इसमें फिर अगले वीडियो में GS3 का सिलेबस बता दूंगा और फिर GS4 का बता दूंगा। अब जो GS2 का मैंने समझाया है इसमें देखो सिलेबस हमने समझा तो कितना में सिंपल लगा है कि भाई हमें ये अंतर पढ़ना, कुछ चीज़ें हमें थोड़ी डिफिकल्ट लगी हैं जो कि हमारे शायद एक बुक से कंप्लीट ना हो, हमें किसी कोचिंग का नोट्स देखना पड़े, या फिर हमें इंटरनेट सर्च करके हमें इन टॉपिकों को कवर करना पड़े और उनको अलग अलग डायमेंशन में देखना पड़ेगा। वैसा नहीं हमें केवल एक ही डायमेंशन पढ़ रहे हैं, हमको अलग अलग डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से किसी कहीं से भी रिलेट आता है। तो क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, कुछ भी हो। यदि यूनिट दी हुई है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जब यदि UN से क्वेश्चन आएगा तो वहीं से बनेगा। ठीक है, आपको पता है WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, या फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सारे संगठन क्वेश्चन आते रहते हैं आपके बारे में। ठीक है, या फिर G20 हो गया, किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर जो करंट में और भी जैसे आपको पता है अभी जैसे कि अभी एक बना था ऑकस बना था, या फिर जो क्वाड हो गया, ये क्या है, एक ऐसे ग्रुप हैं जो इनसे इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित हैं। तो ये हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं, और खासकर करंट में ऐसा कोई ग्रुप चलता रहता है जो जियो पॉलिटिक्स से संबंधित है। ठीक है, या फिर कोई किसी देश की जो जियो पॉलिटिक्स है वो इफेक्ट करती हो किसी ग्रुप को, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहां पर उसका महत्व, तो वो कुछ हमेशा आती रहते हैं, खासकर ऐसे ग्रुप्सों से जो कि करंट में चलते रहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हमें इतना वो ही देखना पड़ता है, इंटरनेशनल को जो बेसिक है हमें वो पढ़ना है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इंटरनेशनल रिलेशन की जो बेसिक जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। बाकी इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते करंट से, कौन सा तो अभी कौन सा संगठन चल रहा है जिसका अभी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है विश्व की राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में, तो वो हम सारे इसमें अंतर पढ़ते हैं। हम केवल इस वीडियो में GS2 सिलेबस देख लिया, हम यही देखते हैं। अगले वीडियो में GS3 का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि यदि हम GS3 का सिलेबस देखने बैठे तो इसके अंतर्गत भी GS3 में भी 20 यूनिट है। मतलब यदि हम इसको अच्छे समझेंगे तो भाई साहब इसमें भी 20 मिनट लग जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, एक केवल वीडियो ही मतलब 25-30 मिनट का हो जाएगा, और ज़्यादा का भी हो सकता है। मतलब 25 का 20 तो हो ही गए हैं, ये 40 मिनट का लगभग वीडियो हो जाएगा, 35 मिनट का। और GS4 का देंगे तो 1 घंटा हो जाए वीडियो। ये GS4 का सिलेबस है, तो यहाँ तक हमारा पूरा GS का कंप्लीट सिलेबस होगा। ये सोचो कि यदि मैं एक ही वीडियो बनाता मान लो GS1 GS2 GS3 और GS4 का, तो पूरा मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कोई 1 मिनट में भी सिलेबस बता सकता है कि लो ये हो गया ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना है। मैंने ही बनाए हुए हैं शॉर्ट में वीडियो, भाई 1 मिनट हमें GS1 में ये पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया था कि GS1 में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने, GS2 में पढ़ने, GS3 में पढ़ने, GS4 में हमें पता चल गया। लेकिन भाई इसके अंदर सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, ठीक है, वो क्या कहता है सिलेबस, हमें कैसे समझना है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, हमें उनको किस तरीके से कवर करना है, उन टॉपिकों के बारे में जैसे पढ़ेंगे। उसका जो डीप में जो सिलेबस दिया हुआ है, चाहे वो यूनिट वाइज दिया हुआ है, सिलेबस वाइज दिया हुआ है, अलग अलग
अलग पेपर का, जैसे जैसे आपको दिख रहा हुआ, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आप हमें इसको समझना है, ठीक है। जैसे कि मैं GS3 का ही दे लो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने प्रगति विकास रोजगार संबंधित विषय, ये पूरा भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित ये यूनिट है पूरी, ठीक है। उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, सरकार कौन कौन सी योजना लाती है या किस तरीके से प्लानिंग करती है, वो हम इसके अंदर पढ़ने। समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही खबरों में रहता है, समावेशी विकास के इंक्लूजिंग, ठीक है, ग्रोथ एंड इशू राइजिंग फ्रॉम इट, मतलब इससे उत्पन्न होने वाले बसा है। सरकार बजट, और सरकार बजट तो आपको पता है हर साल ही जो है वो मतलब सरकार पेश करती है, ऐसा बजट होता है। अब जैसे मान लो जो 2023 का जो बच्चों का जो मतलब जो प्री हो रहा है अभी मई में, ठीक है, इसके बाद अभी 2023 का मेंस होगा, ठीक है, वो लगभग मतलब सितंबर में होगा, अगस्त सितंबर या सितंबर से पहले पहले शायद हो जाएगा जो मेंस होगा। तो उसमें क्या है, जब बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन से बजट से पूछा जाएगा, जो अभी फरवरी में बजट पेश किया गया था, ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है, जो बस कौन से मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, ठीक है, अभी 23 चल रहा है, तो 1 अप्रैल मतलब ये लागू होता कब से, 1 अप्रैल से, और अगले साल की 31 मार्च तक रहता है, तो मतलब 2024 तक रहेगा, मतलब 2024 के 31 मार्च तक। तो ये क्या होगा, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 के लिए पूछा, मतलब अभी मतलब जो बजट है वो आया था, तो यही अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो पेपर होगा अगस्त सितंबर में, तो इसी बजट से होता जाएगा। और हमें लास्ट दो वर्षों का बजट हमें थोड़ा मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस बार का बजट पिछले बजट से उसमें क्या अंतर है, या कौन सी नई योजना हुई, सरकार ने किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च किया है, कहाँ सरकार को ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और जो बजट का जो बेसिक है बजट होता क्या है, ठीक है, तो वो हमें इसको पता करना होता है। तो ये पूरी यूनिट बजट से ये, और हर साल ही बजट से क्वेश्चन आता ही है भाई, कुछ भी करो बजट से क्वेश्चन आपका आता है, हर साल आता है का क्वेश्चन आपको मिलेगा बजट से, चाहे वो, और बजट के भी कई भाग होते हैं ना, जैसे कि मान लो जैसे कि आपको पता है कि जो बजट होता है इसमें हम लोग 2 अकाउंट होते हैं, एक तो होता है इसका होता है राजस्व, और एक होता है इसका, जैसे कि इसको प्राप्ति लेते हैं, रिसिप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया मतलब व्यय, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई एक तो हो गया राजस्व का, ठीक है, और एक हो गया कि भाई हमें एक तो राजस्व मतलब राजस्व प्राप्ति हो गया, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो व्यय होता है, ठीक है, सॉरी जो पूंजी, ठीक है, एक होता है मतलब एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। पूंजीगत में क्या होता है कि आप पूंजीगत एक्सपेंडिचर और पूंजीगत रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक तो होता है जो रेवेन्यू वाला, एक होता है मतलब पूंजीगत वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग इन दोनों जो, तो ये होता है। और बजट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारा टॉपिक, और इसके अंदर बजट में दो बजट आते हैं, मतलब वो एक अंदर जब पढ़ेंगे बजट के अंदर तो हम उसको समझ सकते हैं कि राजस्व बजट हो गया, पूंजीगत बजट हो गया, इसमें 2 अकाउंट होते हैं, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, वो होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये तो बेसिक हो गया, लेकिन हमें बजट इंपॉर्टेंट है ये मतलब हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने GS3 का सिलेबस है, हमने कुछ ही देखा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं खुद नहीं चाहता बड़ा बनाया जाए। इसके अलावा इसकी पूरी यूनिट हमें दिखा देता हूँ ऐसा, ठीक है, और इसके बाद इसमें GS2 को रखते हैं, अगले वीडियो में GS3 का सिलेबस समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियो अब तक आसानी से पहुंचते रहें, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और अगले वीडियो में GS3 GS4 और इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके भी सिलेबस देखेंगे, और समय समय पर हम लोग UPSC से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उनको पढ़ते रहेंगे और आप तक बहुत आसानी से पहुँचते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।